नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दरअसल कुछ दिनों से हम लोग एक चर्चा सुन रहे हैं बांग्लादेश को लेके, और इससे पिछले दिन मैंने जिस दिन शेख हसीना वहां से इस्तीफा दे के आए हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। दरअसल अभी वर्तमान मुद्दा तो हम सभी को समझ में आ रही है, लेकिन ज़रूरी है कि जो इसके कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड को भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो इसका इतिहास जो है सो वर्तमान, इसका पर्सपेक्टिव जो है सो वर्तमान के बजाय अगर थोड़ा आप आज़ादी से पहले से इसका परिस्थिति अगर जानेंगे तो आपको दरअसल अभी का वर्तमान स्थिति या आगे क्या होने वाला है इसके वर्तमान स्थिति के बारे में आपको कुछ पता चल सकता है। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि जो पाकिस्तान, अब बांग्लादेश को जानने से पहले हमको पाकिस्तान का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। तो हम सभी को पता है कि जो अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का मांग किया था, लेकिन आप समझिए कि जो अली जिन्ना स्टार्टिंग दौर में जब वो लगभग 1516 ईस्वी में इंग्लैंड से जब वो पढ़ाई खत्म करके जब भारत लौटे थे तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, और उस समय जो जिन्ना थे वो सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं थे। बाद में जैसे जैसे परिस्थितियां बदलते गया, और हम सभी को पता है कि जो कोई भी लालच जो होता है वो भी बड़ा लालच आदमी आसानी से छोड़ता नहीं है। तो दरअसल सिचुएशन बनता गया और माना जाता है कि जो 10 साल तक लगभग जिन्ना जो था से कांग्रेस के गुट में रहे, कांग्रेस के साथ काम किए, और वो सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं थे। यहाँ तक कि आप देखेंगे जो कई बार जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी क्या किया था। जब आप देखेंगे कि जो 1909 में जब धर्म के आधार पर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार जो था सो पृथक निर्वाचन का कानून लेके आया था, उस समय में भी जिन्ना उसका क्या किया था, विरोध किया था, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। तो दरअसल ये बहुत लंबी इतिहास है, लेकिन हम लोग अब आ जाते हैं आज़ादी के उससे बाद अगर देखेंगे तो 1928 ईस्वी में एक हुआ था दिल्ली समझौता, और दिल्ली समझौता के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और दिल्ली समझौता के अंतर्गत यही हुआ था कि जो जिन्ना जो थे से जैसे ब्रिटिश सरकार जो थी से 1919 में जो कानून लाई थी उसके लिए 1929 में फिर से उसको रेगुलेट करना था, उसके लिए और साइमन कमीशन का गठन किया था। हम लोगों को पता है कि जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था उसमें भारतीयों के लिए वो कानून बन रहा था, लेकिन उसमें भारतीयों का भागीदारी नहीं था, जिसके कारण देश के कांग्रेस सहित अन्य जितने दल थे वो सारे दलों ने क्या कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया और साइमन कमीशन का, और बड़े पैमाने पर उनके लिए विरोध प्रदर्शन किए गए। उन्हें जगह जगह पर काला झंडा दिखा के उनका विरोध किया गया। दरअसल मानना यह था कि जो भारतीयों के लिए कानून बन रहा है लेकिन उसमें भारतीयों का कोई योगदान नहीं है। दरअसल आप देख ही रहे थे कि जब वो किस तरह से नीति ला ला के और भारत के व्यक्ति को मतलब और खास के जो भी आंदोलनकारी वगैरह थे उनको किस तरह से टारगेट कर रहे थे। जैसे आपको पता है कि जो पब्लिक प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से उन्होंने किस तरह से अपना बचाव करने के लिए यहाँ जो भी आंदोलनकारी थे उनको किस तरह से उन्होंने दबाने का कोशिश किया, और अंततः उन सभी को खात्मा कर ही दिया। तो चलिए 1928 में क्या हुआ, उसी में जिन्ना जो थे से जब उन्होंने कहा कि जो अगर भारतीयों में उतना ही दम है, और भारत के जितने दल थे उस समय जो ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव थे उन्होंने चुनौती दिया कि जो अगर भारत के राजनीतिक दल में उतना ही पावर है तो अपना संविधान बना के बताए। अब देखेंगे जो 1927 में उन्होंने ऐसा बयान दिया, और उसी समय से हमारे देश में उस समय जितने दल थे वो सब आपस में क्या हुए, बातचीत करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले दिल्ली में एक बैठक किया गया था मार्च के महीने में, फिर देखेंगे तो मई के महीने में 1928 में जो था सो दिल्ली समझौता दिल्ली में बैठक किया गया, और उसी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप कमेटी का गठन किया गया, संविधान सभा के उप कमेटी का गठन किया गया, और उसी में जो अन्य दल के जितने नेता थे, कांग्रेस के साथ अन्य दल के जितने नेता थे सारे नेता ने उसमें भाग लिया, और संविधान अंततः आप देखेंगे कि जो बना, और फिर बाद में कुछ विरोध होने के कारण, अंतर विरोध होने के कारण वो लागू नहीं हो पाया। और उसी के अंतर्गत जो कांग्रेस उसमें जब ये
मुस्लिम लीग जब उसमें आया था तो उन्होंने अपना कुछ प्रस्ताव रखा था, मांग रखा था। मांग 4 प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने 4 मांग रखा था दिल्ली समझौता के अंतर्गत, कि जो हमको, एक तो सबसे बड़ी बात उन्होंने रखा था जो पृथक निर्वाचन का जो प्रावधान है उसको खत्म कर दिया जाए और मुस्लिम के लिए कोटा फिक्स किया जाए, आरक्षण फिक्स कर दिया जाए सीटों में। जैसे अभी आप सुनते होंगे SC ST के लिए क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सीट क्या है, फिक्स है। तो उन्होंने कहा कि जो इसको खत्म कर दीजिए, जो संप्रदाय के आधार पर जो उन्होंने बांट दिया है इसको हम लोग खत्म करेंगे और संविधान के अंतर्गत हम लोग शामिल करेंगे, लेकिन आप जो है सो हमारे लिए क्या करेंगे, आरक्षण जैसा व्यवस्था करेंगे। फिर उन्होंने दूसरा मांग रखा था कि जो कुछ जगह पर हमको सिर्फ पर्सनली चुनाव लड़ने का क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और फिर 3 जगह बलूचिस्तान पंजाब का जो क्षेत्र था, बलूचिस्तान में पंजाब का जो क्षेत्र था वो, और पूर्वी सीमांत प्रांत था उसमें का कुछ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको अलग मुस्लिम राज्य क्या किया जाए, बनाया जाए। तो ये वो 4 प्रस्ताव रखे थे। तो अंततः आपको पता है कि जो ये मानना उतना उस समय क्या था, पॉसिबल नहीं था। परिस्थितियां वहीं से हाथ से निकलना शुरू हुआ और अंततः परिस्थिति आप देखेंगे दिन प्रतिदिन सिचुएशन बदलता गया। और जैसे 1947-48 आया, 1947 जैसे आई और आने के बाद आपको पता है जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1900 लेके 44 तक चला था, 1945 तक चला था, 6 साल युद्ध चला। और युद्ध का जैसे ही समाप्ति हुआ और वहाँ भी सरकार चुनाव हुई ब्रिटेन में और सरकारें बदल गई, और सरकार जैसे ही बदला वो सरकार और लंबे समय तक भारत को गुलाम रखना नहीं चाहता था और दरअसल उन्होंने घोषणा किया क्या, जो भारत को आज़ादी मिलेगी। और इसी पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग जो था सो बड़े पैमाने पर इस चीज़ का क्या किया, विरोध किया। और उनका एक ही मांग था कि जो हमको अलग राष्ट्र चाहिए। और ये सारे मशक्कत के बाद आप देखेंगे तो अंततः 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग करके अलग राज्य घोषित कर दिया गया, और जबकि भारत को 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिला। अब परिस्थिति वहीं से मतलब कि जो शांत नहीं हुआ, परिस्थिति वहीं से। और उस समय जो पाकिस्तान का जब 1947 में जो विभाजन हुआ वो मान लीजिए कि एक तरह से गलत तरीका से हो गया, क्योंकि विभाजन जो ये हुआ भारत के अंतर्गत कहीं ऐसे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर एक जगह मुसलमान क्या हो, एक जगह मुसलमान का संख्या हो। मतलब 10,000 5,000 यहाँ वहाँ पूरे देश में क्या थे, फैले हुए थे। फिर भी बहुसंख्यक क्षेत्र को ध्यान में रख के बनाया गया। और आप जानते हैं कि जो एक था आपका पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान वही जो बाद में जाके बांग्लादेश बना 1971 में, पहले ये भी जो था सो किसका पार्ट था, उसी का पार्ट था। आप देखेंगे उस समय हो गया। और जैसे ही जिस साल यहाँ भारत में महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 को, आपको पता है जो महात्मा गांधी को मतलब मार दिया गया और वही हत्या कर दिया गया। और वही अगर आप देखेंगे तो सितंबर 1948 में उधर जिन्ना का भी मृत्यु हो गया। अब पर्सपेक्टिव यहाँ से समझिए, यहाँ से सिचुएशन बन रहा है क्या चीज़ का, बांग्लादेश के मतलब विभाजन का जो पर्सपेक्टिव है यहाँ से बनना शुरू होता है। जैसे जैसे उनका मृत्यु होने वाला था, मृत्यु के से कुछ समय पहले उन्होंने घोषणा किया कि जो पाकिस्तान का जो राज्य भाषा होगा वो उर्दू होगा। अब ये पर्सपेक्टिव जैसे ही मतलब जिन्ना ने ये पर्सपेक्टिव दिया, उसके बाद जैसे पश्चिमी पाकिस्तान में भी देखेंगे तो पश्चिमी पाकिस्तान में जो है सो उर्दू भाषा नहीं है। कुछ क्षेत्र है जहाँ पर उर्दू बोला जाता है, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलूचिस्तानी वहाँ बोला जाता है। जबकि पूर्वी पाकिस्तान का जो मुख्य भाषा था वो बांग्ला था, और वहाँ पर बांग्ला भाषी लोग बड़े पैमाने पर क्या, बांग्ला भाषी मुसलमान बड़े पैमाने पर और हिंदू रहते थे। जैसे ही जिन्ना ने इसका घोषणा किया उस समय से ही विरोध प्रदर्शन क्या हो गया, शुरू हो गया, लेकिन उतना बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। जिन्ना इन्होंने इस चीज़ का घोषणा किया, परिस्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूर्वी पाकिस्तान में इस उर्दू भाषा के विरोध में शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया। और उसके बाद अगर देखेंगे तो 1970 तक आप देखेंगे तो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ ही नहीं। दरअसल बीच में 2 बार हुआ, लेकिन वो मान के चलिए कि जो लोकतांत्रिक रूप से वो इलेक्शन था ही नहीं। लेकिन अब 1970 में तक इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सेना जो थी से 1970 में इलेक्शन करवाने की घोषणा की।
दरअसल उसको लगा था कि जो परिस्थिति बहुत बिगड़ता चला जा रहा था, कहीं ना कहीं जनता में एक लंबे समय तक इलेक्शन न होने की वजह से जनता में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा था और जनता का संतोष सेना पर से भी हट रहा था। उनको लग गया था कि कहीं जनता आक्रोश में आके कहीं हम पर ही कोई ऐसा हमला या कुछ ऐसा कदम न उठा ले जिससे बाद में क्या हो, समस्या हो। और उनको अंततः विश्वास ये इस बात का था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान में जो व्यक्ति थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्थापना किए हुए थे, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने चुनाव गलत तरीका से हुए, वही वहाँ का कमान संभाले हुए थे, लेकिन फिर बाद में सेना वहाँ का कमान संभाली और उसके बाद परिस्थिति आगे बढ़ता गया और उनको लग गया था कि जो यही समय है, अब जो है सो क्या करवा दे, चुनाव करवा दे। और उनको इस बात का विश्वास था कि जैसे ही चुनाव करवाएंगे और चुनाव के बाद जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी जीत जाएगी और जीतने के बाद सेना का उस समय प्रमुख थे याह्या खान, और उनको ये विश्वास था कि जैसे ही चुनाव होगा और चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीतेगी, वो खुद पीएम बन जाएंगे और हमको जो है सो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बना देंगे। कहीं ना कहीं याह्या खान के मन में ये था, जिसके लिए उन्होंने इलेक्शन की घोषणा किया। दरअसल बात ऐसा हुआ कि जो जब इलेक्शन हुई तो पासा ही पलट गया। जैसे आपको उस समय जो थी सो पाकिस्तान के लोकसभा में 300 सीटें थी और किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए सरकार बनाने के लिए 151 सीटें चाहिए, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में आप देखेंगे तो थोड़ा इससे पहले बैकग्राउंड अगर देख ले तो जुल्फिकार अली भुट्टो मतलब इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए एकदम शिक्षा के स्तर पर बड़े प्रखर व्यक्ति थे। उसके बाद अगर जुल्फिकार भुट्टो जो थे से पूर्वी पाकिस्तान में आप देख रहे थे जब बांग्ला भाषी के विरुद्ध बांग्ला भाषा के लिए लगातार आंदोलन चला रहे थे और ये आंदोलन एक बड़े पैमाने पर क्या था, पहुंच चुका था। और जैसे ही चुनाव हुआ, उस चुनाव में उन्होंने वायदा किया जो रोटी कपड़ा मकान का, जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे से वो वायदे किए जो पाकिस्तान का जो अवाम है, जनता है, उसको हम जो हैं सो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा ये सब का बात किए। जबकि पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने घोषणा किया कि जो हम जो है सो जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनको अपना स्टेटस दिलवाएंगे। इसका मतलब है कि जो हम बांग्ला भाषा को वो स्टेटस देंगे जो बांग्ला भाषी के लिए मिलना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म और अपने भाषा को प्रमोट किए। और दरअसल कहा गया कि जो जनता इस बात को स्वीकार किया कि जो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले अपनी भाषा है उसको बचाने की ज़रूरत है। और इलेक्शन हुई और इलेक्शन में माना जाता है कि जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, उनको 162 सीटें मिला। जो आपको पता है सरकार बनाने के लिए चाहिए था 151 सीट और जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव हार गए। और हारने के बाद दरअसल अब सिचुएशन यहाँ से बनना शुरू हो गया। सिचुएशन बिगड़ना यहाँ से शुरू होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे इस बात को लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर सेना का जो याह्या खान सेना प्रमुख थे, उन्होंने जो था सो कैबिनेट का बैठक बुलाया ही नहीं। और यहाँ तक कि जो पिछले सरकार थी, जुल्फिकार अली भुट्टो का सरकार थी, वो जो थे से इस्तीफा देने से ही क्या कर दिया, मना कर दिया। जैसे हम सभी को पता है जो लोकतंत्र में जैसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव का परिणाम आने के बाद पहले से जो कैबिनेट गठित है वो कैबिनेट इस्तीफा देती है, वो संसद इस्तीफा देती है और नए संसद का क्या हो जाता है, फिर से नए कैबिनेट का गठन होता है। वो सरकार इस्तीफा ही नहीं दिया। फिर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद माना यह जाता है जो 1971 में याह्या खान जो सेना प्रमुख थे और जुल्फिकार अली भुट्टो पूर्वी पाकिस्तान में आए और उन दोनों ने मुजीबुर रहमान से मिला। और मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि जो किसी तरह से समझौता करके कोई रास्ता निकाल ले और छोटा मोटा पद उनको भी दे देंगे। और याह्या खान के मन में था ही कि जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें क्या बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन मुजीबुर रहमान इनमें से किसी भी बात को उन्होंने नहीं मारा, इन लोगों का बात सुना ही नहीं। और इन्होंने घोषणा कर दिया कि जो अगर मैं चुनाव जीता हूं लोकतंत्र में, अगर जनता हमें सपोर्ट की है, अगर हम सरकार नहीं मतलब हम अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो हम सरकार नहीं चलाएंगे, हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। और आप सभी को पता है जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें क्या है,
जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में जब तक किसी भी पार्टी को 1/2 +1, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे गठबंधन हो, किसी तरह से 1/2 +1 वोट होना चाहिए, जबकि बगैर इनके सपोर्ट से सरकार वहाँ पर चल नहीं सकती है। फिर देखेंगे यहाँ पर से मुजीबुर रहमान ये सब में से किसी भी प्रस्ताव को नहीं माने। उसके बाद लगातार, और उसके बाद जैसे ही 6 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग गांधी इस चीज़ का बहुत प्रयोग करते थे, इसको आप सभी ने पढ़ा ही है। और सविनय अवज्ञा का मतलब हो गया जो हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की जितने आदेश है ये सारे आदेश का हम क्या कर देंगे, अवहेलना करेंगे। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, इसमें किसी प्रकार का हिंसा वगैरह नहीं होगा। हम आज्ञापूर्वक आपका क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। मतलब विनम्र पूर्वक, सविनय अवज्ञा, इसका मतलब हम आपके आज्ञा को अवज्ञा करेंगे विनय पूर्वक, किसी प्रकार का उसमें विरोध प्रदर्शन हम नहीं करेंगे। फिर देखेंगे स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा, और मुजीबुर रहमान जो था सो स्वतंत्र बांग्लादेश की क्या कर दिए, घोषणा कर दिए। और लगातार परिस्थितियां क्या होता गया, चेंज होता चला गया। और 25 मार्च 1971 के दिन याह्या खान जो था सो सेना को आदेश दिया, सेना वहां से आया और चुन चुन के आंदोलनकारी को और जो भी विरोधी थे और बांग्ला भाषी व्यक्ति हिंदू थे उन सबको चुन चुन के सेना ने टारगेट करना शुरू कर दिया। और वही 25 मार्च 1971 को याह्या खान के आदेश पर शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके, जो बांग्लादेश का राजधानी ढाका था, यहाँ से गिरफ्तार करके उनको लेके पश्चिमी पाकिस्तान में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। फिर इसके बाद देखेंगे तो आंदोलनकारी को चुन चुन कर पीटा गया। और इसमें ये जो कार्य चल रहा था इसको ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया गया था। अगर आप गूगल पर सर्च मार के पढ़ेंगे जो ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था तो इसके बारे में आपको पूरे जानकारी मिल जाएगा। तो इस जो भी सेना जो कृत्य कर रहा था और सेना किसी तरह से जो आंदोलन को दबाने का कोशिश कर रहा था, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सर्च लाइट। और आंदोलनकारी अब ऑटोमेटिक था कि जो आंदोलनकारी सेना का सामना नहीं कर रहे थे उनको चुन चुन के पीटा जा रहा था। और लगातार आप देखेंगे तो परिस्थितियां ऐसा हो गया जो वहां से अब जो आंदोलनकारी थे उनको जान बचा के क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। और आपको पता है कि जो जैसे बांग्लादेश के साथ अगर आप मैप ठीक से देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ हमारा जो पूरे तरह से बॉर्डर था वो बॉर्डर क्या था, उस समय पूरी तरह से ओपन था। और आप देखेंगे हमारे पश्चिम बंगाल जो राज्य है उससे बहुत बड़ा बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता था। फिर उधर जाएंगे 7 सिस्टर की तरफ चले जाएंगे तो असम में चले जाएंगे, त्रिपुरा में चले जाएंगे, वो सबका बहुत बड़ा पैमाने पर हमारा बॉर्डर क्या करता था, लगता था। फिर जैसे वहाँ से लोग लाखों की संख्या में, मतलब माना जाता है कि जो लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी जो थे एक वहाँ से माइग्रेट करके भारत में क्या हो गए, घुस गए अवैध तरीका से। और आप सोच सकते हैं जो 1971 में खुद हम बहुत बुरे परिस्थिति में थे, हमारी सरकार खुद बुरे परिस्थिति में था। क्योंकि आप उससे पहले आप देखे होंगे कि जो हमारा 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, हम बुरी तरह से क्या कर चुके थे, हार चुके थे। और हमारे देश के इकोनॉमी का जो रीढ़ का हड्डी था वो पूरी तरह से टूट चुका था, हम खुद मतलब अच्छी स्थिति में नहीं थे। फिर लगले देखेंगे 1965 में फिर हमको पाकिस्तान से मतलब कि जो हो गया। और ये लगातार फिर आप देखेंगे तो उसके बाद लगातार सूखा पड़ा, लगातार अकाल आ गया, जिसके वजह से हमारे देश का और आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। और उस समय में अगर 1 करोड़ व्यक्ति एक आपके देश में घुस जाए तो आपका नैतिकता क्या कहता है, उनको खाने का व्यवस्था, उनको रहने का व्यवस्था तो करना पड़ेगा। ये सब चीज़ से सरकार और वर्तमान सरकार इंदिरा गांधी ये सब चीज़ से परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद उन्होंने मतलब सोचा कि जो इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो इसका बहुत बड़ा समस्या हमें संकट झेलने को मिल सकता है। तो उस समय हमारे देश का सेना प्रमुख थे मनेकशॉ, उनसे जो इंदिरा गांधी थी वो पूछी कि और जो उनका भी कैबिनेट सेक्रेटरी था उनसे बात किया और पूछा कि जो हमें इस समय क्या करना चाहिए। और फिर उस समय जो वो मनेकशॉ थे उनसे पूछी इंदिरा गांधी की जो क्या अभी हमें कुछ कदम उठाना चाहिए, युद्ध जैसे कुछ कदम बांग्लादेश के बचाव के लिए, क्या पाकिस्तान से कुछ उसके साथ युद्ध वगैरह करना चाहिए। मनेकशॉ कहे कि जो देखिए मैडम अभी जो है
सो हम युद्ध करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे सर्दियों के दिनों में, क्योंकि अभी आपको पता है कि पाकिस्तानी क्षेत्र में मानसून का समय है और मानसून के समय में वहाँ दलदली क्षेत्र है, युद्ध करना बहुत मतलब क्या है, उतना आसान नहीं है। तीसरा कंडीशन में यह है कि जो हो सकता है कि जो इधर से चीन हमारे ऊपर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। सर्दियों में क्या होगा, उधर से पूरा ग्लेशियर से चीन को घेर देगा, चीन चाह के भी हेल्प नहीं कर सकता है, अक्साई चीन की तरफ से पूरे घिर जाएगा। और बांग्लादेश भी अगर उस तरह से हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि ठंड बहुत पड़ेगा, ऊपर से होके वो आ नहीं सकता है। अगर थोड़ी बहुत पश्चिम के तरफ से अगर हमला भी होगा, पूरब के तरफ से तो हो ही नहीं सकता, अगर पश्चिम के तरफ से होगा तो इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, मैनेज करने की स्थिति में रहेंगे। फिर कहा जाता है कि जो भीतरे भीतरे पूरी तरह से अब वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ से जो कुछ व्यक्ति आए यहाँ पर उन्होंने एक संगठन बनाया, जो बांग्लादेश से जो कुछ आंदोलनकारी भाग के भारत में आए, एक सेना का गठन किया उन्होंने, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी के माध्यम से उन लोगों ने पाकिस्तान के विरुद्ध में गतिविधियां क्या कर रहे थे, चला रहे थे कहीं, और बड़े पैमाने पर हमारी जो सेना थी वो सेना उनको ट्रेनिंग भी दे रही थी, जहां तक होता था उनका साथ भी देता था सारे स्तर पर, और ये सेना अपना कार्य कर रही थी। मन ही मन मतलब कि जो पूरी तरह से तैयारी हो चुका था कि जो 4 दिसंबर 1971 मतलब 4 दिसंबर के दिन क्या हो, हमारी सेना जो है सो पाकिस्तान पर क्या ये पूर्वी पाकिस्तान जो है वहाँ जाएगी, और जाने के बाद क्या करेगी, वहाँ जो भी मतलब सेना है या जो भी वहाँ आंदोलनकारी को दमन कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको बचाएंगे, और वहाँ तक की सेना को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। 4 दिसंबर का डेट फिक्स ही था। इसी बीच में 3 दिसंबर के दिन जो था सो पाकिस्तान के कुछ विमान, इसी बीच में पाकिस्तान ही उधर से क्या कर दिया, भारत के ऊपर एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने टारगेट बनाया जो पश्चिम बंगाल के कुछ एयरबेस होंगे उस पर करेंगे, इधर से कुछ मुंबई के तरफ से एयरबेस जो महाराष्ट्र का है वहाँ पर कर देंगे, कुछ राजस्थान का है वहाँ कर देंगे। इस तरह का उन्होंने प्लान बना के, और उसका कुछ जो एयरबेस था वो आया और कुछ जगहों पर। अब भारत के लिए कोई ऐसा विषय बचा ही नहीं था कि जो भारत पीछे हटे। और आपको पता है कि जो हमारी सेना का तैयारी था ही तुरंत, क्योंकि अगले दिन हम हमला करने वाले थे ही, तुरंत जो था सो बैठक बुलाया गया और कैबिनेट का बैठक हुआ। फिर मनिक शाह जो हमारे रक्षा डिपार्टमेंट का जो भी हेड थे उसमें प्रमुख मनिक शाह थे, इन सब से बैठ के बात हुआ, और बात होने के बाद अगर आप देखेंगे बात हुआ और तुरंत कार्रवाई शुरू हुई, और हमारे सेना जो था से बड़े पैमाने पर एयरबेस की सहायता से बांग्लादेश में ढुकी, और ढुकने के बाद जो था सो वहाँ के जितने सेना थे उन सब के साथ मतलब बर्बरता के साथ लड़ा, और लड़ने के बाद चुन चुन के सेना के व्यक्ति को क्या किया, मारा। और अंत में जब देखेंगे जो ऐसा हुआ, होने के बाद क्या होगा कि जो युद्ध 3 को शुरू हुआ, और 7 दिसंबर के दिन भारत जो था सो स्वतंत्र बांग्लादेश की क्या कर दी, ऑफिशियली रूप से घोषणा कर दिया। इसका मतलब है जे अब जो था सो बांग्लादेश 7 दिसंबर से क्या हो गया, पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बन गया बांग्लादेश, और इसको भारत ने क्या कर दिया, मान्यता दे दिया। और जैसे ही भारत ने इस चीज़ को मान्यता दिया, फिर आप देखेंगे कि जो जैसे ही युद्ध 16 दिसंबर के दिन माना जाता है कि जो पाकिस्तान का जो उस समय सेना का जनरल थे नियाजी, वो हमारे जो सेना प्रमुख थे जनरल अरोरा, उनके सामने में क्या कर दिया, अपने 93,000 सैनिकों के साथ उन्होंने हथियार डाल दिया। और दरअसल बात ऐसा भी था कि जो भारत भी ज़्यादा युद्ध लंबा खींचने के मूड में नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत का पहले से अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक से कवर टूट चुका था, और जैसे ही इधर बांग्लादेश में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, भारत उधर भी युद्ध विराम की क्या कर दिया, इधर जो राजस्थान के क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था वहाँ भी युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। और दरअसल मानेंगे जब उस समय हमारे अंदर में जो था सो हमारे कब्जे में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक था, और इसके साथ साथ पश्चिम में जो था पश्चिम के क्षेत्र में 15,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था सो हमारे अंदर में था।
और यहाँ पर से क्या हुआ, बांग्लादेश का एक नई मान्यता मिली और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया पूरी तरह से। अगर मान लेंगे तो 7 को भारत मान्यता दिया और जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया तो आप मान सकते हैं जो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का क्या हो गया, जन्म हो गया। परिस्थितियां सब सामान्य हुई। इसके बाद क्या किया गया, पश्चिमी इलाके में तो 15,000, उसके बाद 15,000 स्क्वायर फीट पर हमारा कब्जा हो ही गया था। उसके बाद अमेरिका, इसी बीच में क्या हुआ था कि जो आपको पता है जो उस समय हमारा साथ जो था सो अमेरिका का नहीं था, चीन का तो था ही नहीं। लेकिन इस सब परिस्थिति के बावजूद यूएसएसआर ने हमारा बड़े पैमाने पर क्या किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, इससे आगे अगर हम लोग देखेंगे उसके 10-15 दिन के बाद ही जो शेख मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान के अंतर्गत लाहौर में जो उनको जेल में बंद करके रखा गया था वहाँ से उनको क्या वापस लाया गया, पूरे मतलब बांग्लादेश में वापस लाया गया। और कहा यह जाता है कि जब उन्होंने जब वहाँ से वो आए तो दिल्ली होते हुए तब वो कहाँ गए, बांग्लादेश ढाका गए और यहाँ से इंदिरा गांधी के साथ भी बैठक हुआ और बड़े अति पर बात हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उसमें हमारा ही योगदान था, जिसके वजह से ऐसा क्या हो पाया, पॉसिबल हो पाया। जो भी उनको हार्दिक या जो भी थैंक्स बोलना था वो सारे बोले और उसके बाद क्या किया, उन्होंने आगे बढ़ा। उसके बाद देखेंगे कि जो वहाँ पर सब चीज़ नॉर्मले हुई और नॉर्मल होने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, सरकार का गठन का प्रस्ताव रखा गया। फिर आप देखेंगे जो एक शिमला समझौता हुआ उसमें भारत भी था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था और उसी समझौता के अंतर्गत 93,000 सैनिक को भारत ने रिलीज कर दिया। उनका जो 15,000 पश्चिम में 15,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र हमारे अंदर में था उसको भी लौटा दिया गया। और कुछ लोग इसी से नाराज रहते हैं जो इतना चीज़ हमारे पास था उस समय जो हम चाहते पाकिस्तान से मनवा सकते थे। जैसे जम्मू कश्मीर के लेके उन्होंने ऐसा क्या बात कहा था कि जो उस समय जो हमारा पीओ का क्षेत्र था, हम इस वायदे पर जो हम आपके सेना को और इतना को तब छोड़ेंगे जब आप हमारा वो क्षेत्र क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन दरअसल आपको समझना चाहिए कि जो ऐसा क्या परिस्थिति रहा होगा। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान का ठीक ठाक हिस्सा मतलब 36% हिस्सा के आसपास पाकिस्तान का पहले ही टूट गया और वो भी हमारे वजह से टूटा। जो बांग्लादेश बना कहीं ना कहीं उसमें हमारा योगदान था, ऐसे ही उसको इतना बड़ा झटका लगा जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आधा हिस्सा ही उसका क्या हो गया, खत्म हो गया और उसमें से और भी हम दबाव बना के ले ले, ये मतलब थोड़ा ये भी क्षेत्र अपने अंदर में रख ले, ये थोड़ा मतलब कि जो और एक होता है कि जो आप किसी भी चीज़ को अवसर को फायदा बना, अवसर के तलाश में रहते हैं और अवसर मिलते उसका फायदा उठा लेते हैं। दरअसल कहीं ना कहीं हमारा सरकार अपने नैतिकता को दिखाते हुए इस स्तर पर मतलब सही रहा और उनको लगा कि जब जोर जबरदस्ती से ले लेने से अच्छा है कि जो आगे चल के कहीं सिचुएशन कुछ अच्छे होंगे जिससे अस्थायी कोई बात बन पाएगी, ये मानसिकता रहेगा। अब यहाँ से समझिए कि जो 1971 में जैसे ही बांग्लादेश बना, यहाँ से क्या, जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान वहाँ से आए और वहाँ पर ऑटोमेटिक था जो सरकार का गठन होना था और सरकार का गठन होना था और इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, और ये ऑटोमेटिक था जो इनका बहुत बड़ा योगदान था, तो अगला वहाँ का पीएम यही बनेंगे। और वहाँ पर क्या हुआ कि जो चुनावें हुई और चुनाव के बाद जो भी हुआ वहाँ का पीएम बने और पीएम इन्होंने एक सिद्धांत दिया था मुजीबनवाद। और मुजीबनवाद का मतलब ये था कि जो राष्ट्रवाद, इनका मानना था मुजीबनवाद का मतलब था राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद। तो ऑटोमेटिक था जो देश इतना संघर्ष के बाद जो आज़ाद होगा उसको लोकतांत्रिक होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए और उसके बाद में क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना और ये पीएम बने और सरकार चली। और सरकार चलने के बाद आप देखेंगे 1973 में वहाँ पर जैसे ही सरकार का गठन हुआ कुछ दिन सरकारें चली सामान्य परिस्थिति में, 1973 में वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर क्या हुआ, अकाल पड़ा। और फिर देखेंगे कि जो धीरे धीरे जनता का आक्रोश सरकार के प्रति क्या हो गया, बढ़ता चला गया। फिर 1974 में देश में क्या लगाना पड़ा, आपातकाल लगाना पड़ा और फिर 1974 में आपातकाल लगाया गया और आपातकाल के बाद अगर आप देखें इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद 1975 में कुछ वहाँ पर परिवर्तन करके जो पहले संसदीय प्रणाली था उसको अमेरिका के तौर पर
अध्यक्षीय प्रणाली कर दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान फिर से वहाँ का क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। और कहा जाता है कि जो परिस्थितियाँ दरअसल यहीं से बदलना बहुत क्या हुआ, शुरू हुआ। अचानक 14 अगस्त 1975 को जो सेना का कुछ टैंक जो था से मुजीबुर रहमान के आवास पर क्या हो गई, पहुंच गई और उन्होंने उनसे कहा कि जो आप जो है सो प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति के पद से क्या कर दीजिए, इस्तीफा दे दिए। इस पर उन्होंने गुस्सा किया, जाए तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमसे क्या मांगने का, इस्तीफा मांगने का। और उस समय कृत्य ऐसा हुआ कि जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। सेना जो थी से उसी समय उनके पास जो हथियार था, हथियार सेना का टैंक था ही, उस टैंक के माध्यम से और उनके पास जो उस समय हथियार था उस हथियार से माना जाता है शेख मुजीबुर रहमान, उनके 2 बेटे थे, उनको फिर उनकी पत्नी के साथ एक बेटी और माना ये जाता है कि जो कुल मिला के उनके फैमिली के 17 व्यक्ति को सैनिक जो था सो उसी रात में 14 अगस्त 1975 के रात में क्या कर दिया गया, उनको पूरे फैमिली में 17 परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसी में का जो उनका 2 बेटी थी वो दोनों लंदन में पढ़ाई के लिए गई हुई थी। उसी में का एक जो वर्तमान अभी वहाँ के पीएम थे, मतलब 5 अगस्त तक जो वहाँ का पीएम थे शेख हसीना, ये उस समय सहयोग ऐसा था कि जो वो 2 बहन जो थे सो भारत उस समय घर पर नहीं थे, अगर घर पर रहते तो वो भी नहीं बचते। सहयोग ऐसा था कि जो वो लंदन में थे जिसके वजह से वो क्या हो गए, बच गए। अब परिस्थितियाँ यहाँ से आप समझिए कि जो फिर अब वर्तमान परिस्थितियाँ यहाँ से कैसे मतलब परिवर्तित होना क्या हुआ, शुरू हुआ। और कहें जैसे ही ऐसा कृत्य हुआ उसके बाद वहाँ का जो सरकार वो थी, जो वहाँ का अपोजिट पार्टी थी, उन्होंने सेना के सहयोग से फिर से जैसे ही इनका हत्या हुआ सरकार बनाई। और आप देखेंगे तो एक लंबे समय तक शेख हसीना और उनका जो सिस्टर थी वो लंदन में ही रहे, क्योंकि यहाँ स्थिति अच्छा नहीं था। तो वो अगर आ जाते तो हो सकता उन पर भी हमला हो सकता था। और जब वो 1996 आए तो 1996 से 2000 तक उन्होंने कहाँ रहा, भारत में रहा। और भारत के बाद माना जाता है कि जो 2001 में गए और जाने के बाद फिर से उनका जो पार्टी था अवामी लीग का उन्होंने कमान संभाला, उनको अवामी लीग का अध्यक्ष बनाया गया। फिर बाद में वो वहाँ का 2001 में ही माना जाता है कि जो पहली बार वो सत्ता में आए। फिर आप देखेंगे तो 2009 से लगातार वो वर्तमान परिस्थिति में अभी तक सत्ता में बने हुए थे, मतलब 5 अगस्त तक वो वर्तमान में सत्ता में क्या हुए थे, बने हुए थे। तो अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां क्या हुआ जिसके वजह से उनको इस्तीफा दे के 5 अगस्त को वहां से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। देखिए वहां पर क्या हुआ था कि जो उस समय जब सरकारें मुजीबुर रहमान जब सत्ता में आए तो आने के बाद उन्होंने एक कानून लाया, और एक कानून जो लाया वो कानून ये था कि जो भी इस स्वतंत्रता सेनानी में शहीद हुए हैं या जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मतलब कि जो वंश हैं, उनके जो बेटे पोते बाकी जो भी है उनको जो है सो सरकारी नौकरियां में 30% का में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ऐसा प्रावधान क्या है, किया गया। और उस समय से आप देखेंगे ये परंपराएं क्या था, चलते आ रहा था। ये बीच बीच में कभी कभी ये मुद्दाएं उठ जाती थी और उठने के बाद क्या होता था कि जो फिर से शांत हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था। लेकिन इस बार दरअसल बात ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे आप देखेंगे तो 2018 में माना जाता है कि जो वहाँ का जो हाई कोर्ट था उन्होंने ये जो 30% का आरक्षण था उसको गैर कानूनी क्या कर दिया, घोषित कर दिया, हाई कोर्ट, बांग्लादेश का हाई कोर्ट। उसके बाद 14 जुलाई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने कहा 14 जुलाई 2014 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि जो क्या आरक्षण का जो लाभ है सो क्या वो स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को नहीं मिलेंगे तो क्या राजाकार को मिलेंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। अब दरअसल समझिए कि जो यहाँ पर राजाकार कौन है, राजाकार उसको बोला जाता था कि जो जब बांग्लादेश के और पाकिस्तान के साथ जब ये संघर्ष चल रहे थे तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ सदस्य वहाँ के थे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो बांग्लादेश के खिलाफ वो पाकिस्तान का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेश में होते हुए भी किसको सपोर्ट कर रहे थे, इसका मतलब देश विरोधी गतिविधियां वो क्या कर रहे थे, चला रहे थे। तो उनको वहाँ पर जो है सो राजाकार बोलने की क्या है, परंपराएं है। ये परिस्थितियां धीरे धीरे क्या हुआ, इसी बयान को क्या किया गया, यही बयान जो था सो माना जाता है कि जो
को क्या कर दिया, घोल दिया। और आप देखेंगे तो इसी के 14 जुलाई को यह बयान आया और 15 जुलाई 2024 को वहाँ पर जो स्टूडेंट थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और स्टूडेंट के बाद वहाँ जो एक पार्टी थी BCL, उसके बाद फिर स्टूडेंट का संगठन था BNP, फिर एक पार्टी था JAL, जमाती इस्लाम। ये जो संगठन था ये सब एक्टिव होकर बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्या हुआ, करना शुरू कर दिए। उसके बाद 19 जुलाई को देश में बहुत पूरे स्थिति खराब होने के कारण वहाँ पर क्या कर दिया गया, पूरी तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मतलब 19 जुलाई तक बहुत स्थिति खराब हो गया। आपको देख रहे हैं 15 से शुरू हुआ और 3 दिन के अंतर्गत में, 3 से 4 दिन के अंतर्गत में बहुत स्थिति खराब हो गया, जिसके कारण वहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा, पूरी तरह से कर्फ्यू लगाना पड़ा। और पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं वगैरह को क्या कर दिया गया, बाधित कर दिया गया। और कई दिनों के लिए मतलब अस्थायी रूप से छुट्टियों का घोषणा कर दिया गया। फिर अगर देखेंगे 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है, फैसला आता है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट जो था से 2018 के जो आपका हाई कोर्ट का फैसला था, उस फैसला को क्या कर दिया, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, गैर कानूनी, अवैध घोषित कर दिया। और फिर से उन्होंने आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, फैसला दिया। और फैसला देने के बाद अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो 30% पहले आरक्षण मिलता था स्वतंत्रता सेनानी के बेटे पोते को, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इस आरक्षण को 30% के जगह पर कितना था, 7% को बरकरार रखा। और ये 7% में से 5% मिलना था स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को, और 2% जो था से दिव्यांग के लिए उन्होंने क्या किया, 2 दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। कुल मिला के 7% आरक्षण को उन्होंने वैध माना। और सरकार जो था से इस चीज़ को मान लिया और सरकार तैयार हो गई कि जो चलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको हम कानूनी रूप देंगे। तो दरअसल आप देख रहे हैं कि जो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो था सो आक्रोश और आंदोलन यहाँ तक भी रुका नहीं। ये आक्रोश आंदोलन का जो था से और बढ़ता चला गया। और 1 जुलाई को आप देखेंगे 1 अगस्त 2024 को पूरी तरह से वहाँ पर हर चीज़ पर प्रतिबंधित लगा दिया गया और माना गया जो 1 अगस्त तक लगभग 300 से ज़्यादा सिविलियन का वहाँ पर क्या कर दिया गया, इस आंदोलनकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। और अंततः आप देखेंगे कि जो 5 अगस्त के दिन शेख हसीना को वहाँ से इस्तीफा देने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। आप देखेंगे तो वहाँ के ढाका का जो एयरपोर्ट था, वहाँ से सेना की जो एक विमान था, वो विमान उनको जो गाजियाबाद का हिडन एयरपोर्ट था वहाँ पर क्या किया, हिडनबर्ग एयरपोर्ट था, वहाँ पर इनको लेके आया और भारत छोड़ के फिर से वो चला गया। अब देखिए दरअसल अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो जब स्टूडेंटों ने, अपोजिट पार्टियों ने जब आरक्षण के मुद्दे पर वो इस तरह से बात कर रहे थे और आरक्षण के लेके उनको समस्या था, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया सरकार उसको मान भी लिया और उस पर कानून बनाने के लिए भी तैयार हो गए, तो आंदोलन रुक जाना चाहिए। लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं और आक्रामक रूप क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो कहीं इससे मतलब यही साफ होता है कि जो इसके पीछे कोई आरक्षण एक जो था सो दिखावटी सिर्फ आधार था, कहीं ना कहीं इसके पीछे अलग पैमाने पर कोई गिरोह जो है सो क्या है, काम कर रहा है। और अब आगे देखना है कि जो इसमें दरअसल हाथ क्या है, हाथ किसका है, कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ संकेत किया जा रहा है। तो दरअसल हमें समझना पड़ेगा कि जो परिस्थिति क्या है और आगे जैसा भी रिपोर्ट आएगा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो नमस्कार साथियों।